फ्रेंड, जून 22 से लेकर दिसंबर 24 के बीच का एक ऐसा टाइम था जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस के अंदर हमें काफी ग्रोथ देखने को मिली। बाटा एग्रोबैग लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को देखें तो इस ड्यूरेशन में 700% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। वहीं अगर हम ऑयन एक्सचेंज के केस में देखें तो यहां पर भी हमें 350% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। जैश इंजीनियरिंग के स्टॉक प्राइस के अंदर इस ड्यूरेशन में हमें 550% के अराउंड ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद ईएमएस लिमिटेड, जिसकी लिस्टिंग ही सितंबर 2023 में हुई, उसने दिसंबर 24 के एंड तक 300% के अराउंड ग्रोथ दिखाई। ऐसा क्या हुआ था कि वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस मल्टीफोल्ड ग्रो हुए? तो उसका आंसर मिलता है हमें इस वाले चार्ट से। यहां पर फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच में जो भी बजट का एलोकेशन किया गया या फिर जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया गया उसका डाटा है। एंड हम क्लियरली देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में सीधा डबल हुआ। एंड उसके बाद एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर दोनों ही बढ़ते गए। एंड विद गॉड ग्रेस हमने भी इस इंडस्ट्री को चैनल के एस्टेब्लिश होते ही यानी कि 2022 के एंड में कवर किया। तो इस इंडस्ट्री को कवर करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें मल्टी डिकेड ग्रोथ के रीजंस हैं जिन्हें हम बहुत बार कवर कर चुके हैं एंड बहुत ही क्विकली हम अभी भी कवर कर लेते हैं। तो मल्टी डिकेड ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया एक वाटर स्कैर्स कंट्री है सिंस 2011 एंड जब भी किसी रीजन का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से नीचे जाता है तो वो वाटर स्कैर्स रीजन की लिस्ट में आ जाता है। एंड एस्टिमेट्स है कि बाय 2045 हम वाटर स्कैर्स कंट्रीज की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबली जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उसमें सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस इंडिया पर है। तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग को देखें तो 122 कंट्रीज की लिस्ट में हम 120 नंबर पर आते हैं। वर्ल्ड की जो 17 सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज हैं उसमें हम 13 नंबर पर आते हैं। हमारे पास वर्ल्ड की 18% ऑफ पॉपुलेशन है जबकि हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये वर्ल्ड के सिर्फ 4% हैं। तो यही कारण है कि अगर कुछ प्यूनिटिव स्टेप्स नहीं लिए गए तो आने वाले कुछ ही सालों में हमारी वाटर से जुड़ी हुई नीड्स में से सिर्फ 50% ही फुलफिल हो पाएंगी। तो क्या है कि एक तो पानी की अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पानी बचा हुआ है वो भी लगातार कंटामिनेट होता जा रहा है। तो कौन से टॉक्सिन्स के चलते इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं उसकी लिस्ट आपके सामने ये रही। हर साल हमारी कंट्री में 40 मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर रिवर्स में एंटर करता है, जिसके चलते 70% ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑलरेडी पोल्यूट हो चुके हैं एंड मे बी 80% ऑफ इंडियंस आर कंज्यूमिंग पॉइजनस वाटर, जिसके चलते हर साल 2 मिलियन लोग इफेक्ट होते हैं ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। तो उसके बाद हम एज अ कंट्री जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो ये भी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम करने वाली हैं। डाटा सेंटर एंड सेमीकंडक्टर्स दो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके इंडिया में ग्रोथ के एस्टिमेट्स काफी हायर हैं, वो किस तरह से वाटर कंज्यूम करती हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मीडियम कैपेसिटी का डाटा सेंटर जो है ये एवरेज 3 लाख से लेके 50 लाख गैलन्स ऑफ वाटर यूज करता है एंड ऑफ कोर्स वाटर को ट्रीट करके देन अल्ट्रा प्योर वाटर को यूज किया जाता है। वही अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ये 2021 का डाटा है। यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर फैब है उसने मोर देन 5 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर यूज किया डेली बेसिस पर। उसका ग्लोबल लीडर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर यानी कि TSMC की बात करें कि इसने हर दिन 1,93 टन ऑफ वाटर यूज किया है। तो इस हैवी वाटर यूजेज के चलते कई बार एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी रेज हुए हैं, स्पेशली जब 2023 में ताइवान में सूखा पड़ा। उसके बाद अगर हम इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट गैजेट आया था जिसमें ये रोड मैप था कि इंडिया कौन से ऐसे एफर्ट्स लेने वाला है टू ओवरऑल इट्स लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी थी कि जो बल्क कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर लार्ज होस्टिंग सोसाइटीज हैं, इन्हें बाय फाइनेंशियल 28 20% ऑफ रीयूज्ड वाटर को यूज करना है एंड इन टारगेट्स को बाय फाइनेंशियल ईयर 31 फर्दर बढ़ा दिया गया है एंड तब तक इन्हें 50% ऑफ रीयूज्ड वाटर को यूज करना है। तो ये जो वाटर का क्राइसिस है एंड ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये काफी बड़ा स्कोप क्रिएट कर रही है इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसाइकलिंग विच इंक्लूड्स द सी वाटर डिसैलिनेशन। तो इंडिया में इस इंडस्ट्री के साइज को देखें तो 2024 में इस इंडस्ट्री का साइज था $10.4 बिलियन एंड एक्सपेक्टेड है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 29 ये $17.9 बिलियन की हो सकती है एंड ये 11% से ज्यादा के कैगर की ग्रोथ बनती है जो कि इंडस्ट्री लेवल पर काफी हाई ग्रोथ मानी जाती है। जब इस इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है तो शॉर्ट टर्म में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते हमें इतनी वीकनेस देखने को मिल रही है? ऑफ कोर्स इसके रीजंस तो हमने प्रीवियसली कवर किए ही हैं, लेकिन उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी मैं अभी बता देता हूं। तो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जो भी फंडिंग रिलीज की जा रही थी उस पर टेम्पररी रोक लगाई गई है क्योंकि सरकार ने ऑब्जर्व किया है कि काफी सारी स्टेट्स में फंड यूटिलाइजेशन को लेकर काफी इरेगुलरिटीज हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी स्टेट्स को कहा है कि अपनी एक्शन प्लान को सबमिट करें कि उन्हें क्या इरेगुलरिटीज देखने को मिली है एंड उन्होंने डिफॉल्टर्स पर क्या एक्शन लिया है एंड उसके बाद ही जल जीवन मिशन के तहत फंड्स रिलीज किए जाएंगे। लेकिन अभी जो फंड्स रिलीज हो रहे हैं या नियर टर्म में रिलीज किए जाएंगे वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होंगे, बल्क में नहीं होंगे टिल द टाइम गवर्नमेंट सेटिस्फाई ना हो जाए। तो एक्शन प्लान की बात करें तो 32 स्टेट्स एंड यूटीज ने अपने एक्शन प्लान को सबमिट
किया है, जिसमें से 20 स्टेट्स एंड यूटीज ने इरेगुलरिटीज को सामने रखा है एंड उसके ऊपर एक्शन प्लान सबमिट किया है। 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन प्लान सबमिट नहीं किया है। तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक्शन प्लान सबमिट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से स्टेट्स का एक ऑडिट करे एंड इसलिए मेरे पास भी कोई फिक्स्ड टाइमलाइंस नहीं है कि बल्क में फंड्स रिलीज कब से होंगे, बट स्कीम्स स्पेसिफिक फंड्स रिलीज होते रहेंगे। तो अभी का जो सिनेरियो है, सबसे ज्यादा बिगनेस हमें उन बिजनेसेस में देखने को मिलेगी या इनफैक्ट देखने को मिल भी रही है जिनकी रेवेन्यू में जल जीवन मिशन का कंट्रीब्यूशन हायर होगा। एंड ऑफ कोर्स जिन बिजनेसेस के अंदर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो नहीं है जल जीवन मिशन का, किसी तरह का इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, वहां भी सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभी हम कुछ ऐसे बिजनेसेस को स्टडी करने वाले हैं जिन्हें हमने प्रीवियसली भी कवर किया हुआ है एंड किस बिजनेस में लेटेस्ट क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या कह रही है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो व्यूअर्स हमें पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आप सब वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने वीडियोस में स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को कवर करते हैं एंड इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती नहीं, तो इसका सोल्यूशन जो प्लेटफॉर्म लेकर आया है वो 90 डेज के लिए सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। इनके फ्लैगशिप फीचर अगर हम डिस्कवरी में जाएं तो अलग अलग बकेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर वाली बकेट को ओपन कर देता हूं। यहाँ पर किसी माइक्रो कैप में 2.3x की ग्रोथ गाइडेंस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, किसी में 2.5x की ग्रोथ गाइडेंस है। लिस्ट काफी लंबी है एंड क्लिक करके आप फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। देन प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिलते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। आईपीओज में डिसीजन मेकिंग के लिए आईपीओ सेक्शन को यूज करें एंड अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के अपडेट्स के लिए आप पल्स सेक्शन को यूज करें। टाइम सेक्शन में हर वर्किंग डेज में कुछ बड़े अपडेट्स आते हैं जो कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं एंड अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स के चार्जेस एंड सोवरेन टाइम्स के चार्जेस आपके सामने ये रहे, लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उसे मिस नहीं करना है एंड उसे अवेल करने के लिए कूपन कोड यूज करें फ्री ट्रायल। सो चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट एंड लेट्स गेट बैक टू डिस्कशन। तो फर्स्ट बिजनेस जो कि इस इंडस्ट्री का फ्लैग बीयरर है वो ट्रेडिशनली वाटर सप्लाई के बिजनेस में नहीं है। इनफैक्ट वो एक टेक ड्रिवन वाटर सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि एसेट लाइट मॉडल पर काम करता है। तो बिजनेस का नाम है वाटेक बवैग लिमिटेड, जो कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेटर है एंड थर्ड लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट सप्लायर भी है। तो ये किस तरह के सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं या इनके डिलीवरी मॉडल्स किस तरह के हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर इंडस्ट्री में काफी प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑर्डर बुक है उसमें 17% की ग्रोथ हुई है सिर्फ लास्ट के 6 मंथ्स में एंड प्रेजेंटली जो ऑर्डर बुक का साइज है ये 16,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। यहाँ पर मिलियन में दिया हुआ है, मैं कन्वर्ट करके करोड़ में बता रहा हूँ, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5 टाइम्स से ज्यादा है एंड इससे हमें समवेयर 3 इयर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। तो 2025 में इन्हें इनका सबसे बड़ा डिसैलिनेशन ऑर्डर मिला है मिडिल ईस्ट से। उसके बाद पीवी सोलर हो गया, सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए भी ये वेल पोजीशनड है। यहाँ पर पीवी सोलर सेक्टर से इन्हें एक मेगा डिसैलिनेशन ऑर्डर मिला है फारा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो एक्चुअल में कंपनी के ऊपर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है कि नहीं, उसके लिए अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखें तो हमें वो स्ट्रेस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम सितंबर 25 वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ है। आप किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन हमेशा प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के साथ करना है। शेयर होल्डिंग साइड पर भी हमें कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर FIAs इस बिजनेस में वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, डिस्पाइट कि उन्होंने ओवरऑल इंडियन मार्केट में काफी सेलिंग की है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये हमें थोड़ा सा हायर देखने को मिल रहा है, बट जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है तो इसे मैं अंडर वैल्यू टू फेयरली वैल्यूड बोलूंगा। तो बिजनेस के अंदर ऐसा कोई भी प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है जो कि इंडस्ट्री में चल रहा है, तो इस बिजनेस को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री का सेकंड प्रॉमिसिंग बिजनेस यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म में पेन देखने को मिल सकती है ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है। तो बिजनेस का नाम है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो इनके बिजनेस के 3 वर्टिकल्स हैं। यहाँ पर 61% रेवेन्यू आती है इंजीनियरिंग बिजनेस से एंड यहाँ पर ये वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन, रिसाइकल एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स को सेटअप करते हैं। देन उसके बाद इनका केमिकल का बिजनेस है एंड इनमें से कुछ केमिकल्स का एप्लीकेशन वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स में होता है एंड कुछ नॉन वाटर एंड स्पेशलिटी एप्लीकेशन वाले केमिकल्स हैं। उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से 10% का रेवेन्यू आता है एंड वो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो इस बार के क्वार्टर में हमें जो डेंट देखने को मिला है वो मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर एंड मार्जिन्स इंपैक्ट क्यों हुए हैं उसका कारण है एलिवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो क्या है कि इन्होंने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हैं। उसका यूपी जल निगम के लिए जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे थे उसका भी एग्जीक्यूशन वीक हुआ है एंड रीजन वही है कि फंड्स टाइम पर रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो ये जो लेगेसी प्रोजेक्ट है जिसका एग्जीक्यूशन काफी म्यूटेड रहा है, तो मैनेजमेंट का मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है एंड ये प्रोजेक्ट ऐसा है
जो मुझे कंपनी के लिए थोड़ा सरदर्द लग रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें, उसमें फर्स्ट ये है कि इन्होंने हाल ही में ही एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स कंप्लीट किया है रोहा में, एंड यहाँ पर ये रेजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इस प्लांट की कमीशनिंग एंड कमर्शियलाइजेशन सितंबर 25 में स्टार्ट हो गई है। तो इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में जो कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 450 करोड़। तो इस कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन की बात करें तो ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स 25% तक कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सकता है एज पर द मैनेजमेंट कमेंट्री, एंड ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years ऑप्टिमल कैपेसिटी या ऑलमोस्ट सारी कैपेसिटी को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी के लिए ग्रोथ ट्रिगर है। उसके बाद अपने वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है मन एंड हवल के साथ, जो कि वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग हॉलो फाइबर अल्ट्राफिकेशन मेम्ब्रेन्स। तो जो भी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे वो इनके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे एंड बाद में इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इससे इनके जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बेटर होगी। तो उसके बाद अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकी ऑर्डर बुक है 2269 करोड़, एंड इंजीनियरिंग बिजनेस इनकी ओवरऑल रेवेन्यू में 60% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इंजीनियरिंग बिजनेस के अलावा भी इनका बिजनेस है केमिकल्स का एंड कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स का, एंड यहां से जो रेवेन्यू आती है वो जनरली ऑर्डर बुक में इंक्लूड नहीं रहती है। उसका जो बिड्स पाइपलाइन में है उनकी वैल्यू है 9000 करोड़ के अप्रॉक्स, 15 से 20% की इनकी बिन रेशो भी है, जिससे फर्दर 1000 करोड़ के अप्रॉक्स ऑर्डर बुक बढ़ सकती है। कैश फ्लोज में बिजनेस ऑफ कोर्स कैश जनरेट कर रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशन से कैश थोड़े कम आए हैं, एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये मुझे फेयरली वैल्यू लगता है। तो इस बिजनेस को हम स्टडी करके रख सकते हैं सो दैट हम राइट टाइम पर अपनी स्टडी को यूटिलाइज कर पाए। उसका नेक्स्ट बिजनेस जिसकी क्लोज टू 70% ऑफ रेवेन्यू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आती है एंड अब वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी एंटर कर चुका है। तो बिजनेस का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। उसके बाद इनके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो ग्रोथ पहले की तरह तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन्स भी किसी तरह से इंपैक्ट नहीं हुए हैं, इनफैक्ट बढ़े हैं। एंड ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनकी ओवरऑल रेवेन्यू में वाटर सप्लाई स्कीम्स का एक्सपोजर काफी कम है, एंड अभी ये जो जिन भी वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं वो एमपी गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, एंड एमपी गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज में इश्यूज नहीं आ रहे हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो टोटल ऑर्डर्स बैग किए हैं उनकी वैल्यू है 1450 करोड़, जो कि काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। उसके बाद 8000 करोड़ के ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके लिए इन्होंने बिडिंग की हुई है। सक्सेस रेट इनका रहा है 40% के अराउंड, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि कंजर्वेटिवली इनके पास 15 से 20% तक ऑर्डर्स आ सकते हैं, जिससे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनकी ऑर्डर बुक 2500 करोड़ तक जा सकती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2.5 टाइम है। उसका क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करना स्टार्ट किए हैं। क्वार्टर 2 में जो इस सेक्टर से रेवेन्यू आई है वो आई है 1.7 करोड़। मैनेजमेंट का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो रेवेन्यू आ सकती है वो आ सकती है 200 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 27 तक में भी ये 500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर पाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, एंड फर्दर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40 to 50% के कैगर पर ग्रो कर सकता है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। लेकिन मैनेजमेंट की सारी बातों को हमने सही मान भी नहीं लेना है, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन को तो ट्रैक करना ही पड़ेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी में ये आने वाले टाइम में हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी रहेगा। उसके बाद कैश फ्लोज जो कि किसी भी बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ऑपरेशन से लास्ट के 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव कैश आई है, ये एक रिस्क है। उसके बाद महाराष्ट्र में एमएससीडीसीएल के लिए ये 29 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं, ये जून 26 में कंप्लीट होगा। उसके अलावा उड़ीसा में ये एक प्रोजेक्ट अंडरटेक कर चुके हैं। तो इन सबसे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो बन सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना है। तो यहाँ पर हमें आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा कैश फ्लोज पे भी नजर रखनी है। तो वही अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैल्यूएशन कोई इशू नहीं है, तो इस बिजनेस को भी स्टडी करके रखा जा सकता है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को ट्रैक करते रहना है एंड हर क्वार्टर में कैश फ्लोज किस तरह से जनरेट हो रहे हैं उस पर नजर रखनी है, जिससे जब राइट टाइम आए तो हम डिसीजन मेकिंग की कंडीशन में हो। तो उसका नेक्स्ट बिजनेस जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेंट लगता हुआ दिखा है, वो है ईएमएस लिमिटेड। तो क्या है कि इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन है वो सीवेज ट्रीटमेंट से आता है, एंड जिन 6 स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं वहां पर काफी हैवी रेनफॉल देखने को मिला। यहाँ पर इन्हें कई बार काम रोकना पड़ा, लेबर एंड मशीनरी आइडल पड़ी रही, उसी का इंपैक्ट इनकी टॉप लाइन में एंड मार्जिन्स में देखने को मिला है। तो जल जीवन मिशन जिसका इंपैक्ट इस टाइम इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा है, तो ये कोई भी जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड इनका जो काम है ये अर्बन एरियाज में है इन द फील्ड ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सेक्टर एंड द वेस्ट वाटर सेक्टर। उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये है कि इनको इनका सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है 700 करोड़ का कोलकाता से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो अभी ये 18 से 20% की ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं फॉर फाइनेंशियल 25, एंड ये इसी तरह की हर बार ग्रोथ गाइडेंस देते हैं। तो प्रेजेंटली जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो है 2388 करोड़। देन उसके बाद 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए इन्होंने बिडिंग की हुई है, तो यहां से भी 500 to 600 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास आ सकती है। ऑर्डर बुक को फाइनेंशियली 25 की रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ये समवेयर 2.5 टाइम्स
टाइम्स है। कैश फ्लोज में ऑपरेशन से लगातार कैश अच्छे आए हैं, सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैश नहीं आए थे, इनफैक्ट नेगेटिव कैश जनरेशन हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल 25 में 34 करोड़ की कैश जनरेट हुई है। उसके बाद वैल्यूएशन साइड से देखें तो ऑफ कोर्स कोई कंसर्न है नहीं, बस यहां पर हमें यह देखना है क्योंकि अब तो मानसून सीजन खत्म हो गया है, तो उस केस में सितंबर 25 के क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो टॉप लाइन में एंड मार्जिन में इंपैक्ट आया था, उस तरह का इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए। अगर इस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलता है तो इट मींस कुछ छुपाया जा रहा है, तो यहां पर हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना है, तो इस बिजनेस को भी स्टडी करके रख सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री से प्रीवियसली हमने जैश इंजीनियरिंग को भी कवर किया हुआ है, तो इनके बिजनेस के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा है वो ऐसे, तो यूएस मार्केट का इनकी रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 31.3%, एंड अभी जो यूएस ने इंडिया पर टैरिफ्स इंपोज किए हैं वो इस 30% ऑफ बिजनेस को काफी इंपैक्ट कर रहा है। तो मार्जिन्स पर असर कैसा हुआ है तो आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं सितंबर 24 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ। तो जब तक कोई ट्रेड डील नहीं बनती है वीकनेस भी बनी रहेगी। तो उसके बाद एक और बिजनेस को हमने कवर किया था एंड वो है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। इसके ऊपर हमने अपडेट भी दिया था। तो इनके केस में क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है ये जल जीवन मिशन से आती है, एंड मैनेजमेंट भी यहाँ पर खुलकर एक्सेप्ट कर रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल जीवन मिशन के कारण है। तो इसका इंपैक्ट हमें टॉप लाइन, मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट्स हर जगह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो अभी तक जितने भी बिजनेसेस को हमने कवर किया है, तो इंडस्ट्री में वीकनेस के बावजूद भी जो बिजनेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है वाटेक वोबैग लिमिटेड। फ्रेंड्स, हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।